गरीब माँ की 5 बेटियों की भूख। ये कहानी है एक छोटी सी टुकड़ी सुंदरपुर गांव की, जहां मनोरमा अपनी 5 बेटियों के साथ रह रही थी। 2 दिन पहले सत्तू ने जग से आंखें मूंद ली, जिसे मनोरमा के माथे की लाली मिट गई। इस दुख ने मनोरमा को तोड़ कर रख दिया था। उसका टूटा हुआ मन आठों पहर पति के छोड़ जाने की तराई में उतरा रहता था। आज चल के बापू, तुमने तो कहा था कि तुम अंत तक मेरे साथ चलोगे, फिर इस बीच मझधार में क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब अपना दुख सुख किससे बांटूंगी मैं? कैसे पालूंगी अपनी 5 बेटियों का पेट? अपनी माँ को इस कदर रोते हुए मनोरमा की 4 बेटियां पिंकी, छवि, सिया और आंचल डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी, और 6 माह की दुधमुही मुनिया भी बिलखे जा रही थी, जैसे वह बेजुबान बच्ची अपनी गरीब माँ की बेबसी समझ बूझ रही हो। चुप हो जाओ माँ, रो मत। अगर तुम ऐसे ही रोगी तो हम भी रोएंगे। नहीं मेरी बच्चियों, चुप हो जाओ, मैं नहीं रोऊंगी। अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पिंकी के साथ साथ मनोरमा की बाकी बेटियां भी भूख से छछन रही थीं। भूख के मारे उनका मुरझाया हुआ मुंह मलिन पड़ चुका था, जिसे देख मनोरमा रसोई घर के सभी राशन के डिब्बे टटोलने लगती है। हे भगवान, अब तो बनाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। ऐसे में मैं अपनी बेटियों को भूख कैसे मिटाऊं? आंचल, मुनिया का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए वह गरीब लाचार माँ भीगी पलकों के साथ भागती हुई पड़ोसन रज्जो के घर का किवाड़ खटखटाती है। रज्जो बहन, मुझ मजबूर माँ की मदद करो। मेरी मासूम बच्चियां भूख से बिलख रही हैं। घर में बनाने को एक दाना नहीं, मुझे पाव भर चावल दे दो ताकि उन्हें गीले चावल बनाकर खिला सकूं। अरे मैं क्या मुफ्त राशन मील खोले बैठी हूँ जो मुगत खोरों की तरह चली आई मुँह उठाकर? चल भाग यहाँ से। इतनी पत्थर दिल ना बनो रज्जो, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ, मुझ पर तरस खाओ। अरे मुझसे पूछकर पैदा किया है क्या 5 को? हाँ, मेरे घर के आगे मनहूसियत ना फैला, भाग यहाँ से मरजानी। हाँ। इस तरह रज्जो मनोरमा को खरी खोटी सुनाकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, और मनोरमा रोते हुए कहती है, हे भगवान, कैसा कसाई है तू। वहाँ मेरी बच्ची दाने दाने के लिए ललक रही हैं और तू आंखें मूंदे बैठा है। मगर ये गरीब माँ हर हालत में अपनी बेटियों की भूख मिटाएगी। मैं छुच्छे हाथ घर नहीं जा सकती। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह गरीब माँ दाने दाने की खोज में दर दर भटकती है, मगर कहीं भी उस मजबूर माँ की आस मुकम्मल नहीं होती। तभी उसके कदम मंदिर के पास आकर रुक जाते हैं, जहाँ सारे भिखारी हाथ पसारे बैठे होते हैं। तभी एक भिखारी उसके मन में झांकता हुआ कहता है, अरे बैठ जाओ बहन, घबराओ नहीं। भूख अच्छे अच्छों को भिखारी बनने पर मजबूर कर देती है। अगर मुझ गरीब माँ को अपनी 5 बेटियों की भूख मिटाने के लिए हाथ पसारना पड़ेगा तो यह इस गरीब माँ को गवारा है। थोड़ी ही देर में एक सूट बूट पहना शख्स भिखारियों में खाना बांटने लगता है। मनोरमा हाथ बढ़ाकर हलवे और रोटी के खाने से खचाखच भरी एक थाली लेकर घर चली आती है। खाना देखकर भूख से ललकती बच्चियां खाने पर झपट पड़ती हैं। अरे वाह माँ, आज कितने दिनों बाद रूखी सूखी रोटी और प्याज को छोड़ हमने हलवा खाया है। अरे पिंकी, जल्दी जल्दी खा ले, क्या पता कल खाना मिले ना मिले। हर बीतते हुए दिनों के साथ वह गरीब मजबूर माँ और उसकी भूख से बिलखती बेटी गरीबी के दलदल में इस कदर धंस जाती हैं कि भूख मिटाने के लिए उनके कदम भिखारियों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। मगर फिर एक दिन आस की जलती वह कड़ी भी टूट गई। आज माँ मंदिर की सीढ़ियाँ सूनी क्यों पड़ी हैं? अरे जरा सुनो भाई, ये आज मंदिर बंद क्यों पड़ा है? अरे बढ़ती सर्दियों के कारण एक भी श्रद्धालु मंदिर नहीं आ रहे। अब तो पूस का जाड़ा जाने तक ये सीढ़ियां सूनी ही रहेंगी। माँ, क्या होगा? कौन देगा हमें खाना? चिंता मत करो मेरी बच्चियों, चलो हम सभी साथ मिलकर देखते हैं, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। मनोरमा अपने सर पर मंडराती भीषण गरीबी को देखकर मन ही मन बिखर रही थी। वह गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के साथ खाने की खोज में निकल पड़ती है। चारों ओर भीषण कोहरा छाया हुआ, सड़कों पर एक भी शख्स नहीं था। तभी उनके कदम एक कूड़ेदान के पास रुक जाते हैं, जहाँ एक चबूतरे पर कुछ रूखी सूखी रोटियां रखी हुई थी। सिया झट से आगे बढ़कर उन रोटियों को उठा लाती है। देखो माँ, इन रोटियों के थाक से हम सभी की भूख मिट जाएगी।
सिया दीदी मुझे भी एक रोटी दे दो, मुझे भी भूख लगी है। 7 साल की सिया सेंत मेंत से सभी रोटियां अपनी बाकी की बहनों में बराबर बराबर बांट देती है और जैसे ही आखिरी बची रोटी अपनी माँ की ओर बढ़ाती है तो मनोरमा हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं सिया बिटिया, ये रोटी बाद के लिए बचा लो, क्योंकि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि वह तुम्हारे लिए खाना खरीद सके, और वैसे भी मुझे भूख नहीं। झूठ क्यों बोलती हो माँ? पिछले 2 दिन से तुमने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया, फिर क्या छोटे क्या बड़े, भूख तो सबकी बराबर होती है। अपनी बड़ी बेटी आंचल की इस कथन ने उस गरीब माँ के लड़खड़ाते कदमों को बल से भर दिया था। सभी ने मिल बांट कर रोटी खाकर अपने पेट की आग बुझाई। समय गुजरता गया। गरीब माँ बेटियों का जीवन उस खाना बदोश में बदल गया जहाँ हर दिन उनके कदम पेट की आग बुझाने के लिए नई जगह पहुँच जाते। फिर एक दिन मुनिया का शरीर चूल्हे की आंच की तरह धधक उठा। रोते रोते मुनिया ने सांस पकड़ ली। माँ, मुनिया क्यों रो रही है? क्या उसे भूख लगी है? माँ, उसे दूध पिलाकर उसका पेट भर दो ना। छवि, माँ ने कल रात अपने हिस्से का खाना खाने के लिए दिया था और खुद भूखी रह गई, इसलिए आज उन्हें दूध नहीं बन पा रहा। माँ, आप घबराओ मत, आज आप मुनिया के साथ घर पर रहो, मैं और सिया खाना ले आएंगे। अपनी माँ को तसल्ली देकर सिया और आंचल एक बार फिर खाने की खोज में निकल पड़ती हैं। आंचल दीदी, आज तो खाने को तो कुछ भी नहीं मिला। हम बगैर खाना लिए खाली हाथ घर नहीं जा सकते। देख सिया, वहाँ पर भीड़ लगी है, लगता है वहाँ खाना बंट रहा है। भूख से बिलबिलाती हुई दोनों बहनें भागती हुई जैसे ही वहाँ आती हैं तो वहाँ लोगों के हाथों में पैसे देखकर हताश मन से कहती हैं, सिया दीदी, यहाँ तो सब कुछ पैसों से मिल रहा और हमारे पास तो पैसे नहीं। सिया, तू यही ठहर, मैं आती हूँ। आंचल अपनी माँ और बहन की सूरत को याद करती हुई भीड़ का फायदा उठाकर एक दूध का डिब्बा और डबल रोटी की पोटली चुरा कर घर चली जाती है। ये लो माँ, मुनिया को जल्दी से दूध पिला दो। मनोहरी आंचल के सर को सहलाकर मुनिया को दूध घोलकर पिला देती है। वहीं चारों बहनें मिल बांट कर डबल रोटी खाती हैं, जिससे उनका पेट तो नहीं भरता मगर भूख की आग कुछ देर के लिए धीमी पड़ जाती है। मगर हर दिन के साथ खाने की कमी मनोहरी को बीमारी के बिछौने पर पटक देती है। मुनिया को छोड़ अब चारों बहनें हर दिन कभी कूड़ेदान तो कभी जानवरों के आगे का निवाला छीन लाती। फिर एक दिन सोसाइटी की 2 औरतें उन्हें खाना उठाकर घर ले जाते देखकर उनका पीछा करती हुई उनके घर चली आती हैं। जरा ठहरो तुम बच्चियां, ये खराब खाना क्यों लाती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आंटी, हमारी माँ बहुत गरीब है, हम ये खाना अपनी माँ के लिए लाते हैं ताकि इसे खाकर माँ अपने पैरों पर उठ जाए। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, हम उनका इलाज कराएंगे और आज से तुम्हें यह खराब खाना खाने की जरूरत नहीं। तेजस्विनी के साथ सोसाइटी के सभी जन मनोरमा को बचाने में हाथ बढ़ाते हैं। कुछ दिनों के तत्काल इलाज के बाद मनोरमा भली चंगी हो जाती है। साथ ही उसे सोसाइटी के कई घरों में काम मिल जाता है। वह मगन होकर मेहनत करती, जिससे जल्द ही वह अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला दिला देती है। उस दिन के बाद से फिर कभी उस मजबूर माँ को अपनी बेटियों की भूख मिटाने के लिए दर दर भटकना ना पड़ा। जनवरी में ठंड का कहर बहुत ज्यादा था। जहां सभी लोग मोटे मोटे कपड़े, टोपे, मफलर, शॉल पहने हुए थे तो कोई आग जलाई सर्द मौसम की मूंगफली खाते हुए लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच सुहासिनी नाम की एक गरीब औरत थी जिसके 3 छोटे बच्चे थे, श्रेया, जुगनू, झुमकी। तीनों की आयु 18 से 12 साल के बीच थी। वो नाले के पास के पाइप में अपने बच्चों के साथ रहती थी। ठंड से बचने के लिए उस पर कोई और जगह नहीं थी। ऐसे में एक सुबह, माँ, बहुत ठंड लग रही है, इस पाइप से बाहर जाने का मन बिल्कुल नहीं है। बेटा, बाहर नहीं जाओगे तो काम कैसे करोगे? काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या आज रात को? हाँ श्रेया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो बाहर चलो, ठंड है तो ठंड लगेगी ही। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा बाहर जाने का, क्योंकि कूड़ा उठाते उठाते हाथ पूरे जम जाते हैं। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो ना, चलो जाकर कूड़ा उठाते हैं। तुम्हें नाश्ता उसी से ही कराऊंगी। माँ, उसकी जरूरत नहीं है, कल एक रेडी से मिट्टी का पैकेट गिर गया था, उन्होंने सुना नहीं तो मैं यहाँ ले आई। इसे हम सब खा सकते हैं नाश्ते में। हाँ बिल्कुल। ठीक है बच्चों, जल्दी से खा लो, फिर चलते हैं। इतना कहते ही सभी उस मट्ठी को खाकर हाथ में अपना बोरा लिए जगह जगह जाकर प्लास्टिक और कचरा ढूंढने लगते हैं। श्रेया, यहाँ आओ, ये बोतल ले लो, बहुत ज्यादा प्लास्टिक है इस खाली प्लॉट में। ठीक है माँ।
इस तरह सुबह से शाम तक सुहासिनी अपने बच्चों के साथ कचरे को बीनती है और उन्हें जमा करके एक कबाड़ी वाले के पास जाकर कहती है, भैया जी ये लीजिए, जरा बताना इसका कितना हुआ। जुगनू, झुमकी, श्रेया बेटा, जरा अंकल को सामान दे दो। जी माँ। अरे सामान तो ऐसे बोल रही है जैसे कचरा नहीं जेवर लाई हो। ले 400 ग्राम ही कचरा उठाया है तुम चारों ने मिलकर सुबह से शाम तक। पकड़ अपने 50 रुपए। भैया ये तो बहुत कम पैसे हैं, इसमें तो मेरे बच्चे खाना भी नहीं खा पाएंगे। अरे हीरे बेचने आई है क्या जो 400 ग्राम कचरे के बदले में तुझे करोड़ों रुपए दे दूं? चले गए यहाँ से। अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? माँ चलो यहाँ से। आंखों में आंसू लिए सुहासिनी अपने बच्चों के साथ जरा से पैसे लेकर आ जाती है और उनसे थोड़ा थोड़ा दाल चावल खरीद लेती है और उसमें से 10 रुपए बचा लेती है। तभी वो थोड़ा सा चूल्हे पर खाना बनाकर खा लेते हैं। माँ थोड़े से में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, हमारी तो इससे भूख भी नहीं मिटती है। हाँ माँ, जब हमारी भूख नहीं मिटती तो आप कैसे रह लेती हो? हमें खिलाने के चक्कर में 2-2 दिन तो आप ही खाना नहीं खाती हो और इससे माँ आप कमजोर भी हो गई हो। बच्चों तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो। चिंता मत करो, थोड़े दिन में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं खाना बनाना शुरू करूंगी, जिससे कुछ लोग आएंगे तो उन पैसों से तुम्हारा पेट भर दूंगी। ठीक है माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। हाँ मेरे बच्चों। ये कहते ही बच्चे खाना खाकर उस पाइप में ही सो जाते हैं जहां एक साथ 3 पाइप रखे थे। ऐसे ही सुहासिनी रोज अपने बच्चों के साथ सुबह से शाम तक कचरा बीनती है और उन्हें बेचकर वो कुछ पैसों से बच्चों को खाना खिलाती है और कुछ जोड़ लेती है। 2 दिन बाद जमा किए हुए पैसों से वो 2 किलो दाल आटा का खाना बनाकर साथ में प्याज का सलाद रखकर खाना बेचने लगती है। आइए आइए, गर्मा गर्म खाना खाइए, उड़द की दाल, अरहर की दाल, पौष्टिक तत्व से बनी दाल खाइए, नरम नरम रोटियां, चलिए सिर्फ 10 रुपए की प्लेट। आइए आइए, 10 रुपए की थाली खाइए। अंकल खाना खा लीजिए। आए हाय, नाले के पास खाना बनाती हो, इतनी बदबू आ रही है यहाँ से। मैं खाना खाऊंगा? छी 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 छी, कितना गंदा खाना होगा, इसे खाकर मुझे बीमार नहीं होना। आंटी आंटी खाना खा लो ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सिर्फ 10 रुपए का है, खा लीजिए। चीची, इतनी बदबू में बैठकर मैं खाना खाऊंगी? और अपनी शक्ल देखी है? और हाय, नहाए भी नहीं लगते बिल्कुल भी। पता नहीं कैसे कीड़े मकोड़े वाला तो खाना होगा। हट, मुझे नहीं खाना। नाले के पास होने से और गरीब कचरे वाली होने की वजह से कोई भी आता जाता अच्छा व्यक्ति उसका खाना नहीं खाता। तभी एक रेडी पर फल बेचने वाला गरीब आदमी कहता है, अरे बहन, जरा मुझे एक थाली देना, बहुत भूख लग रही है। मेरे पास पैसे नहीं है, फल बिल्कुल भी बिके नहीं है। हाँ जी भाई साहब, आइए ये लीजिए, दोनों दाल है पर रोटी पर मक्खन नहीं लगाया है। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे ही खा लूंगा। मेरा हाल भी आपके जैसा है, बस फर्क इतना है मेरा अपना घर है। तभी सुहासिनी की पहली बिक्री रामू के हाथों हो जाती है और रामू उसका खाना खाकर बहुत तारीफ करता है और पैसे देकर चला जाता है। तभी उसी के जैसे 2-3 गरीब लोग, कचरा उठाने वाले लोग उस पर खाना खाकर जाते हैं। वहीं कुछ अमीर लोग जाते जाते भी उन्हें नाक मुंह सिकोड़ कर जाया करते थे। इससे उसका का खर्चा निकलता है। समय गुजरता है। सुहासिनी अपने बच्चों के साथ कचरा बीनने के बाद खाना बनाकर अपने तबके के लोगों को खाना खिलाया करती थी। ऐसे ही सुबह के समय ठंड में ठिठुरते हुए खाना बनाकर सुहासिनी कहती है, हे भगवान, कितनी ठंड पड़ रही है, हाथ जम रहे हैं और आप किसी ग्राहक को भेज नहीं रहे हो। हे भगवान, थोड़ा सा तो सहारा दे दो जिससे मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, उनका पेट भर सकूं। रोटी ठंडी हो रही है। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ये दिन जल्दी ही ठीक कर दे। आपको भी कितनी ठंड लगती है ना। मेरी बात छोड़ो बेटा, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं है, एक ही पहन के रखते हो। बस मेरा खाना बनाने का काम चल जाए जिससे मैं तुम्हें सब ला कर दूं। तभी एक मंजीत नाम के सेठ की गाड़ी वहां अटक जाती है। वो गाड़ी से उतरता है तो उसे नाले की बहुत बदबू आती है। फिर उसकी नजर सुहासिनी पर पड़ती है जहां वो गरम गरम खाना बना रही थी। ठंड में ठिठुरते हुए मंजीत कहता है, अरे इसका खाना देखकर खाने का मन कर रहा है, पर खाऊं या नहीं क्योंकि गंदगी है आसपास। साहब आप डरिए मत, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। सब्जी और हमारे जैसे लोग यहाँ पर खाना खाकर जाते हैं रोज। अच्छा बेटा,
लाओ मुझे एक थाली दो, कितने की है? सिर्फ 10 रुपए की। ये तो बहुत कम पैसे हैं, इतने में क्या होता होगा तुम लोगों चारों का? ये तुम्हारे ही भाई बहन है ना? हाँ साहब। तभी मंजीत सुहासिनी के हाथ का बना हुआ खाना खाता है और कहता है, अरे वाह, कम पैसों में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। पर यहाँ क्यों बनाती हो? तुम्हारे कचरे की वजह से, इस नाले की बदबू की वजह से मेरे जैसे लोग यहाँ पर इतनी जल्दी खाना खाने नहीं आते होंगे। अगर मैं तुम्हें ठेला जरूरत का सामान दूं तो तुम मेरी दुकान के आगे लगा सकती हो, मेरी साड़ी का शोरूम है। सच में साहब? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कल ही जगह बता देता हूँ। वैसे भी इस ठंड में तुम अपने बच्चों के साथ रह नहीं पाती होगी। ये मेरा नंबर है, कल मुझे इस पर कॉल करना और जहां बोलूं वहां आना। ये लो पैसे। सच में साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। कोई बात नहीं। तभी मंजीत बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद वहां से चला जाता है। अगले दिन किसी तरह सुहासिनी किसी का फोन लेकर मंजीत को कॉल करती है, जहां मंजीत उसे एड्रेस बताकर अपनी दुकान के पास बुलाता है, उसे रहने के लिए कमरा देता है और एक ठेले पर अगले दिन से ही स्वादिष्ट खाना बनाकर वो बेचने लगती है, जहां उनकी दोनों छोटी बच्चियां खाना बनाने में मदद करती हैं, लोगों को परोसती हैं और जुगनू बर्तन साफ करता है। आइए आइए, गर्मा गर्म खाना खाइए। छोले चावल, पालक चावल, मक्के की रोटी, आलू का पराठा, कढ़ी चावल, सिर्फ 30 रुपए की थाली, चटनी, रायता, सलाद के साथ। सुनिए, जरा मुझे एक प्लेट कढ़ी चावल और रायता दे दीजिए। और मुझे आलू का पराठा, रायता, चटनी दे दीजिए। जी जी, अभी करती हूँ। श्रेया, झुमकी बेटा जल्दी से थाली लगा दो, ये आलू का पराठा रखो। जी माँ। इस तरह धीरे धीरे श्रेया के ढाबे पर हर कोई आकर उसके खाने को खाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, जरा एक प्लेट और दीजिए। ये लीजिए। इस तरह कचरे वाली सुहासिनी के ढाबे का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ जाता है और उसकी पहली कमाई अच्छी होती है। वक्त बीतता है, इससे अब वो अपने बच्चों का खर्चा उठा पा रही थी, उन्हें अच्छे से खिला रही थी, अच्छे कपड़े पहना रही थी। साथ ही वो मंजीत को इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है और यूं ही परिश्रम करके अपने छोटे से ढाबे को एक बड़े ढाबे का रूप देती है। बिहार के छोटे से गांव देवरिया गांव में रहने वाला खेतन एक किसान था। उसके परिवार में पत्नी लाजो और बेटी मुनिया थी। उनका जीवन बेहद गरीबी में कट रहा था। शाम का सूरज ढलते ही सर्दी की सीप से बर्फबारी की बौछार शुरू हो जाती है। तभी खेतन फावड़ा रोककर कहता है, अरे दादा, ये बरस का जाड़ा तो ससुरा बहुते जानलेवा है। अब बाकी का जुताई बुआई जो है बिहाने में होई। फिर खेतन अपना गमछा कंधे पर धरकर वहां से चला जाता है। अरे आ गए आप, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी खेतन का फीका चेहरा देखकर लाजो कहती है, अजी कहाँ खोए हो? आपका चेहरा भी बड़ा बुझा बुझा है, जैसे कि कोई बात आपको सता रही है। हाँ मुनिया की अम्मा, खेत की जुताई भरसक पूरी हो गई है। अब मगर बुझात नहीं है कि कौन से फसल की बुआई करें। तुम तो जानत हो, गरीब किसान का जीवन उनके जमीन के इर्द गिर्द ही घूमत है। तुमको याद है ना, 5 साल पहले गेहूं की फसल ने कैसे हमको गरीबी के दलदल में धकेल दिया था, जिसे आज तक उबर नहीं सके हैं हम। यही लिए हर बरस सोच समझ कर बीज बोना पड़ता है। एकाएक खेतन के चेहरे पर बड़ी उदासी उभर आती है, जिसे देखकर लाजो कहती है, अजी चिंता न करो, कल भोर को पहले हम खेत की मिट्टी का मुआयना करेंगे, फिर देखेंगे क्या बोना है। अगली भोर लाजो और खेतन खेत पर पहुंचते हैं और लाजो सभी खेतों की ओर नजर दौड़ा कर कहती है, अजी अधिकाधिक खेतों में गेहूं ज्वार के बीज की बुआई हुई है, क्यों ना हम अपने खेत में लौकी उगाए। मैंने घर पर लौकी के बहुतेरे बीज बटोर रखे हैं। इस उपजाऊ जमीन पर बड़ी लाजवाब लौकी उगेगी। तुम ठीक कहत हो लाजो। अगले ही दिन से लाजो देवी माँ का नाम लेकर लौकी की फसल बोने में लग जाती है। 3 महीने बाद, अरे देखो लाजो, हमारी लौकी की फसल लगभग तैयार हो गई है। अब कल से कटाई शुरू करनी होगी। सब देवी माँ की दया है जी, अब हमारी गरीबी मिट जाएगी। लौकी की बेहतर बड़ी खेती से लाजो और खेतन बहुत खुश थे, मगर किसे खबर थी कि रातों रात उनकी फसल कीट और कीड़ों का गौर हो जाएगी। खेत में लगे खराब लौकियों को देखकर खेतन माथा पकड़कर रोते हुए कहता है, अरे देख लाजो, का होई गवा रे,
अरे हम गरीबों की महीनों की मेहनत तो मिट्टी में मिल गई। अरे लाजो। फसल की बड़ी बर्बादी ने खेतन को इस कदर झकझोर कर रख दिया कि उसने जल्दी ही बीमारी का बिछौना पकड़ लिया और उनके घर की माली हालत बड़ी बदहाल सी हो गई। हे देवी माँ, ये कैसे दुख की घड़ी है। ना हाथ में खोटा सिक्का है, ना खाने को एक दाना। ऐसे में मैं क्या खिलाऊंगी अपनी मासूम मुनिया को। एकाएक लाजो की आंखों के आगे लौकी की खेत की झलक आ जाती है और वो भागती हुई खेत पर आ जाती है, जहाँ उसे एक हरी भरी लौकी दिखती है, जिसे तोड़कर वो घर ले आती है। मुनिया देख, माँ खेत से लौकी लाई है। बस देवी माँ को चढ़ावा देकर झटपट से इसे बनाती हूँ। लाजो लौकी देवी को चढ़ाने के बाद जैसे ही उसे 2 टुकड़ों में बांटती है तो एक सुनहरी रोशनी उस लौकी पर मंडराने लगती है और उसके बीज सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर मुनिया बड़ी बड़ी आंखें किए हुए बोलती है, देखो माँ, इस लौकी में सोने जैसा कुछ चमक रहा है। अरे मेरी मुनिया, सोने जैसा बल्कि खरा सोना ही चमक रहा है। इस लौकी के सभी बीज सोने के हैं, मगर कैसे? अचानक देवी की मूर्ति से एक धूनी फूट पड़ती है। लाजो, तुमने इस बड़ी गरीबी और लाचारी में भी मुझ पर दोष नहीं लगाया। ये लौकी और उसके सोने के बीज तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। जब भी तुम इन जादुई सोने के बीजों को जमीन में उगाओगी तो जादुई लौकी ही पाओगी। देवी द्वारा दिए इस आशीर्वाद से लाजो के मुरझाए चेहरे पर खुशी की छवि चांदी के जैसे छिटक रही थी। लाजो ने लौकी के सोने के बीजों को निकालकर उन्हें सुनार से बेचकर बड़ी कीमत पाई, जिससे उसने अपने घर की घटी को पूरा किया। शुक्रिया देवी माँ, आपके द्वारा दिए गए इस जादुई लौकी के सुनहरे बीज से मेरे घर की भुखमरी खत्म हुई है और अब मैं अपने खेत में लौकी की फसल बोऊंगी। फिर लाजो बचे हुए लौकी के सोने के बीजों को मिट्टी में बो देती है। उन बीजों की अंकुरण क्षमता इतनी बड़ी थी कि वो 15 दिन का पड़ाव पार करते ही पूरे खेत में बहुतेरे हरे भरे लौकी से लहलहाने लगते हैं। देखो माँ, हमारे खेत की जमीन पर इतनी जल्दी कितनी सारी जादुई लौकी उग गई है। हाँ मुनिया, अब बस इसे तोड़ना ही बाकी है। दोनों माँ बेटी छितराए हुए बालों से लौकी को अलग अलग करके उन्हें बोरी में भरकर घर आती है। माँ, क्या आज भी सभी लौकी में सोने के बीज निकलेंगे? हाँ मुनिया, देवी माँ ने अपनी सामर्थ्य से लौकी के साधारण सफेद बीजों को सोने के बीजों में बदल दिया है। उसके बाद लाजो जैसे ही देवी माँ का नाम दोहरा लौकी को 2 टुकड़ों में बांटती है, लौकी के गूदों में गड़े सोने के बीजों की चमक पूरे घर को घेर लेती है। देखो माँ, इस जादुई सोने के भीतर भी सोने के बीज है। इसका मतलब ये बाकी के सब लौकी में भी सोने के बीज लगे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम गरीब से लखपति बन जाएंगे। हाँ मुनिया, ऐसा ही होगा। फिर लाजो बारी बारी बची हुई सभी लौकियों को काटती है और सारी लौकियों से सोने के बीजों से भरी पूरी होती है, जिन्हें निकालकर वो एक बड़े सुनार को बेच देती है, जिसके बदले में उसे बड़ी रकम मिलती है, जिससे लाजो अपने पति खेतन का बेहतर डॉक्टर से इलाज कराती है और अपने पुराने घर को तोड़कर जमीन की नींव पर बड़े आलीशान घर का निर्माण करवाती है। अब उसका जीवन हर तरह से समृद्ध हो चुका था, साथ ही खेतन भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। तभी एक दिन सीता उसके घर आती है। अरे सीता, तू मेरे घर कितने वक्त बाद आई है। आ बैठना। मेरे पास बैठने का समय नहीं लाजो। मेरे पति बीमारी के बिस्तर पर पड़े आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन्हें डॉक्टर को दिखाना है। मैं गरीब सुहागन तेरे आगे झोली फैलाने आई हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दे, वादा करती हूँ सूद के साथ लौटा दूंगी। सीता की फैली झोली और आंखों में झिलमिलाते गरीबी के आंसू उफन कर बह रहे थे। सीता का दुख देखकर लाजो भावुक होकर कहती है, तू चिंता मत कर सीता, आ मेरे साथ। लाजो रसोई में रखी हुई जादुई लौकी सीता को दे देती है। ये ले सीता, इससे तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लाजो, रईसी के गुमान में चूर होकर तू मुझ गरीब की हंसी उड़ा रही है। अरे ये लौकी मेरे माथे की लाली को कैसे बचाएगी? हाँ। लाजो बिना किसी बहसबाजी के उस जादुई लौकी को जैसे ही 2 टुकड़ों में बांटती है तो लौकी में लगे सोने के बीजों को देखकर सीता हक्की बक्की रह जाती है और बोलती है, ये कैसी जादुई लौकी है जिसके बीज सफेद की बजाय सोने के हैं? ये जादुई लौकी है सीता। इसी के सोने के बीजों को बेचकर मेरे पति की घनघोर गरीबी मिटी है। जाओ सीता,
बिना देर किए अपने पति की जान बचाओ। फिर सीता लाजो का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। फिर उसी शाम ठंड में ठिठुरती हुई अस्त व्यस्त वेशभूषा में भटकती हुई एक बूढ़ी भिखारिन उनके चौखट पर आ जाती है। सुनो बेटी, मुझ गुड़िया की मदद करो। कई दिनों से मेरे पेट में एक दाना भी नहीं गया, थोड़ा खाना खिला दो। अरे ये बूढ़ी अम्मा की दशा तो बड़ी ही दुखी और बिगड़ी हुई है। भीतर आ जाओ अम्मा। लाजो बूढ़ी भिखारिन की बाह पकड़े उसे अंदर बुलाकर भर पेट खाना खिलाती है। जैसे ही बुढ़िया जाने लगती है, लाजो कहती है, ये लो बूढ़ी अम्मा, ये जादुई लौकी है, उसे बेचकर आप अपनी मदद कर सकती हैं। अचानक ही वो बुढ़िया हंसते हुए देवी में बदल जाती है और जाते हुए कहती है, लाजो, तुम्हारी इंसानियत भरी भावना देखकर मैं बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देती हूँ। इस जादुई लौकी के सुनहरे बीज से तुम अपने हाथों से लाखों लोगों की गरीबी मिटाने का गढ़ बनोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसी के साथ देवी गायब हो जाती है और धीरे धीरे देवरिया गांव की धरती से जादुई लौकी से बहुतेरे लोगों की गरीबी टल जाती है। करंट खाकर नित्या की मौत हो जाती है, जिसके बाद गांव के लोग उसे दफना देते हैं। वो एक ऐसा गांव था जहां लोगों का अंतिम संस्कार नहीं होता था, उन्हें उनकी कीमती चीजों के साथ दफनाया जाता था, जैसे कि आभूषण, छड़ी, चश्मा इत्यादि। तभी नित्या की 8 साल की बेटी खुशी अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ के साथ ये सारे आभूषण क्यों रखे जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारी माँ जहाँ गई है उन्हें इन चीजों की अपनी दुनिया में आवश्यकता होगी, इसलिए उनके साथ उनकी जरूरी चीजों को दफना रहे हैं। बेटा, हमारे गांव में जितने भी लोग दफनाए जाते हैं उनके साथ कीमती आभूषण रखे जाते हैं, जिसे तुम खजाना भी कह सकती हो। ये कब्रिस्तान का ही खजाना होता है। अच्छा पिताजी, तो क्या मैं माँ के साथ अपनी गुड़िया भी रख दूं? माँ के पास ये गुड़िया भी रहती थी मेरे आने से पहले। हाँ बेटा, रख लो। खुशी अपनी गुड़िया रख देती है, जिसके बाद उसे दफना कर सब चले जाते हैं। कीमती गहने रखता हुआ देख शहरी आदमी प्रीतम कहता है, अरे वाह, हमारी तो लॉटरी लग गई। अगर इस एक कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर लाखों रुपए का सोना है तो बाकी कब्र में कितने होंगे? आज ही अपने दोस्तों को शहर से बुलवाकर यहाँ डाका डलवाता हूँ, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। होए होए। ऐसा कहकर प्रीतम अपने 5 दोस्तों को बुला लेता है, जिनका नाम नवीन, गौरव, सम्राट, समीर, अरविंद होता है। उसी के अगली रात वह 6 के 6 दोस्त उस कब्रिस्तान में कुल्हाड़ी हल लिए पहुंच जाते हैं। वो भूल गए उस दिन अमावस की रात थी, और अमावस की रात उन सब चीजों के लिए कितनी खतरनाक होती है ये उनका जानना अभी बाकी था। अबे तुम लोगों से कहा था ना कि कल आ जाना, तो आज क्यों आए? अरे भाई, तो क्या हो गया? कौन सा ये कब्रिस्तान का खजाना भागा जा रहा है? अरे भाई चलो, फिर इनको निकालने के बाद पार्टी भी करनी है। चलो चलो जल्दी चलो, गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं इस समय। इतने टाइम हम खजाना चुरा लेंगे। लेकिन ये सारा खजाना हम एक ही रात में लूट नहीं पाएंगे, कम से कम 4-5 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और हमें ये काम बहुत सफाई से करना होगा। बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या काम पर भी लगोगे? तभी सारे 2-2 के ग्रुप में होकर 3 कब्र को खोदने लगते हैं और वहां से सामान निकालने की कोशिश करते हैं, जहां कीमती गहने, जेवरात देखकर उनकी नीयत फिसल जाती है और कहते हैं, भाई इतना पुश्तैनी और इतना सारा सोना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाई मैं तो माला माल हो गया। शुक्रिया प्रीतम भाई, तूने हमें ये जगह बताई। अब तो ऐश ही ऐश है। वो तो है मेरे भाई, चल इन्हें बैग में रख ले, एक और कब्र को खोद लेते हैं, वरना 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हो जाएगा। चलो हम सारे एक साथ मिलकर करते हैं। तभी वो सब एक साथ चौथी कब्र को भी खोद देते हैं, जो कि नित्या की थी। वो सब उसके रखे हुए गहने को भी अपने बैग में भर लेते हैं, और जैसे ही जाने लगते हैं तो कब्रिस्तान लांघने से पहले ही एक नकारात्मक शक्ति उन्हें रोकती है, जिससे वो करंट खाकर गिर जाते हैं। पीछे मुड़ते ही उन्हें 2 भूत और 2 चुड़ैल दिखाई देती हैं। उन चारों को पकड़कर कहती हैं, तुमने जो किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सभी को मरोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस कब्रिस्तान के खजाने को अपने साथ ले जाने की? इसने एक नहीं, दो नहीं, चारों की कब्र को खोद दिया और उनका कीमती सामान, उनके परिवार द्वारा दिया गया भी सामान को चुरा लिया। अब तो इन्हें मरना ही होगा। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। वैसे भी मरने के बाद ये तुम्हारे किस काम के थे? यही तो रखे थे, इसलिए हमने सोचा हम ले लें। हमारी बात तुम्हें समझ नहीं आई, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। तभी समीर और सम्राट उन गहनों को फेंककर प्रीतम और गौरव को सौंप देते हैं और कहते हैं, प्रीतम, गौरव, भाग जाओ इस खजाने को लेकर, जाओ अपनी जान बचाओ। यार, हम तुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी एक एक को। तभी वो दोनों खजाना उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह भूत और चुड़ैल उन चारों को बेरहमी की मौत देते हैं और कब्रिस्तान के बाहर फेंक देते हैं। तुम जैसे पापी, कपटी, चोर आदमियों की लाश को इस पवित्र कब्रिस्तान में रहने का हक नहीं है। यही तुम्हारी असली जगह है। जो भी हमारे खजाने को चुराएगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा आधा खजाना बच गया और आधा वो दोनों ले गए, लेकिन बहुत जल्द वो दोनों भी मारे जाएंगे। वरना जब तक हमारी रूह को चैन नहीं आएगा, मरना होगा उन दोनों को भी, वरना इस गांव में तांडव हो जाएगा। वो दोनों बचकर गांव के एक जंगल में छुप जाते हैं। यार, मेरा दिल तो अभी तक धक धक कर रहा है। भूत और चुड़ैलों को देखकर मेरी तो फट के 4 हो गई थी। लेकिन मैं उस कब्रिस्तान के खजाने को लेकर जरूर आऊंगा। पता नहीं वो भूत चुड़ैल बाहर कैसे आ गई, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तुझे याद है ना, तो मैं बता दूं, आज अमावस की रात है। शायद इसीलिए वो भूत और चुड़ैल अपने कब्र से बाहर आ गए और हमने भी तो गलत दिन चुना। अब पता नहीं क्या होगा। लग रहा है अब हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, जो है उतने में ही वापस चल। अरे तू कितना फट्टू है, हम दोबारा जाएंगे उस कब्रिस्तान में, बात खत्म। वहीं अगले दिन गांव के लोग कब्रिस्तान के बाहर लाशें देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, बिरजू, आखिर इन लोगों की मौत कैसे हो गई? क्या हुआ होगा यहाँ पिछली रात? मुझे लगता है ये शहरी लोग कब्रिस्तान का खजाना चुराने आए थे। वो देखो, कब्र भी थोड़ी खुदी हुई है। अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो इन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और शायद हमें भी कब्रिस्तान से उनकी आत्मा भटक रही होगी। अब क्या होगा? वहीं गौरव और प्रीतम अगली रात में चोरी करने आते हैं, जहां वह सारे भूत और चुड़ैल उन्हें पकड़ लेते हैं। कल भाग गए थे, लेकिन आज तुम मारे जाओगे। अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, मार डालो इन्हें। जो कब्रिस्तान के खजाने को चुराएगा ऐसे ही मारा जाएगा। बचाओ, कोई हमें भूत और चुड़ैलों से मरना नहीं चाहते। हम ये सारा खजाना वापस ले लो हमसे, हमें जाने दो। हाँ, अपना कीमती खजाना ले लो, हमारी जान बख्श दो। भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। जान तो जाएगी, पर तुम्हें मारने से पहले बता दो कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ जितने भी लोग हमारे कब्रिस्तान के खजाने को चोरी करने आए थे, उन्हें हमने इस कब्रिस्तान में दफना दिया है। तुम्हारे साथ भी अब यही होगा। ये कहते ही वह सभी भूत और चुड़ैल उन दोनों को मिलकर मार देते हैं और उसे कब्रिस्तान में दफना देते हैं। इसके बाद वह भूत और चुड़ैल गांव के लोगों को परेशान करने लगते हैं, लोगों को मारते हैं। उनसे बचने के लिए तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं, तो वो कहते हैं, देखो, अगर तुम लोग उन भूत और चुड़ैल से मुक्ति चाहते हो तो उनके कब्रिस्तान को आग लगा दो, तभी तुम सब सुकून से रह पाओगे। ठीक है तांत्रिक बाबा, अब हम सब यही करेंगे। फिर गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस कब्रिस्तान में मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। वहीं दूसरी ओर भूत और चुड़ैल गांव के लोगों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने खुशी का गला पकड़ लिया था। तभी मोहन कहता है, रमेश बाबा, बिरजू, जल्दी से आप सब आकर कब्रिस्तान जला दीजिए। पापा बचाओ, भूत। हाँ बेटा, हम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सब छिड़को। तभी नित्या अपने पति को मारने आ रही थी। इतने में मोहन माचिस की तिल्ली जलाकर पूरे कब्रिस्तान को आग लगा देता है। इसके बाद सभी भूत और चुड़ैल चले जाते हैं। मोहन अपनी बेटी को गले लगा लेता है। उसके बाद कभी भी शव को दफनाया नहीं गया, सबका अंतिम संस्कार ही किया जाता था। इस तरह गांव के लोग चैन से खुशी खुशी रहने लगते हैं।
रानापुर के छोटे से गांव में मालती अपने पति और अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। आज मालती अपने 5 बेटों की शादी करवा कर उनकी 5 बहुओं को अपने घर लेकर आती है और उनका स्वागत करती है। आओ आओ, आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। आज से तुम 5 इस घर की बहू हो। इस घर की सभी जिम्मेदारियां तुम्हारी हुई। अरे वाह मालती, क्या बात है। बहू के आते ही तुमने सारी जिम्मेदारियां उनके ही हाथों में थमा दी। अरे कुछ दिन तो उन्हें आराम करने देती। अरे और कब तक मैं इस तरह अपने घर में काम करती रहूंगी। अब जब मेरी बहू आ चुकी है तो उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को समझने दो। क्यों नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेंगे। मेरी माँ ने कहा था, ससुराल तुम्हारा अपना घर होता है और मायका पराया घर होता है, और ससुराल जाके अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं बल्कि माँ पिता का दर्जा देना है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बहू तो बहुत ही समझदार है। वैसे हेमा, तारा, माया, तुम तीनों क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोल सकती हो। अरे माँ जी, शादी की तैयारियों में हम इतना थक गई हैं कि बस क्या ही बताएं। हाँ माँ जी, अब तो बस हमें थोड़ा सा आराम करने को मिल जाए, सारी थकावट मिट जाएगी। वैसे हमारा ससुराल बहुत सुंदर है माँ जी, आपने घर तो बहुत प्यारा बनाया हुआ है। अरे ये सब तो तुम्हारे पतियों की बदौलत है। चलो मालती, अब तुम अपनी बहू को उनके कमरे तक जाकर छोड़ आओ। अरे मैं क्या इन्हें छोड़ने जाऊंगी, इनके पति खुद ही इन्हें ले जाएंगे। चलो तरुण, रॉकी, कृष्ण, अर्जुन, करण, जाओ अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने कमरे में चले जाओ। वो 5 अपनी पत्नियों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं प्रवीण और मालती भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अर्चना और अनन्या दोनों सुबह समय से उठ जाती हैं और रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं। मालती जैसे ही सुबह उठती है, वो अपनी बहू को काम करते हुए देख बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही जल्दी उठ गई हो। क्या बात है, आज तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे तुम दोनों तो उठ गई और वो तीनों अभी तक नहीं उठी। मालती ये कह ही रही होती है कि उसकी बाकी की 3 बहू उसके सामने आकर कहती है, अरे माँ जी, हम तो पहले ही उठ गए थे। हम तीनों ने मिलकर घर की सारी साफ सफाई कर दी है और मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। ये सुनकर मालती बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना और अनन्या दोनों हैरान रह जाती हैं। तभी मालती कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मेरी खूब अच्छे से सुनी है। मेरी 5 बहू कितनी मेहनती हैं और मुझे कितना समझती हैं। वैसे मैं मंदिर जा रही हूँ, आज तो मैं मंदिर में पूरे 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर मालती मंदिर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हेमा, तारा, माया तीनों अर्चना और अनन्या से कहती हैं, देखो, हमें उठने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। अब तुम ये बात माँ जी को मत बताना। हाँ, वैसे भी आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। मैं तो इतना थक गई हूँ कि क्या बताऊँ। जब तक कुछ दिन आराम नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर उन दोनों को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उन तीनों से कहती हैं, अरे अरे, कोई बात नहीं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल को हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो तुम भी तो काम संभाल सकती हो हमारे हिस्से का। हाँ, वैसे अर्चना ने बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम चाहो तो जाकर आराम कर सकती हो। उनके कहने के बाद हेमा, तारा, माया एक क्षण भी नहीं रुकती और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रोज चलने लगता है। अर्चना और अनन्या सुबह उठकर घर के सारे काम समय से कर लेती। वहीं दूसरी तरफ हेमा, माया, तारा वो तीनों देर से उठने के बाद भी अर्चना और अनन्या के किए धरे काम पर अपना नाम रख देती। एक दिन अर्चना और अनन्या आपस में बात कर रही होती हैं। जब से हम इस घर में आए हैं तब से इस घर की सारी जिम्मेदारियां और सारे काम हम दोनों ही करते हैं। हेमा, तारा, माया दिन भर खाने के अलावा और कोई काम नहीं करती हैं, जिसके बाद माँ जी उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहती हैं। तभी उनके पास मालती आ जाती है और उनसे कहती है, अरे अरे, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मुझे लगता है तुम मुझे देखकर अचानक से चुप हो गई हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अनन्या और अर्चना मालती को कुछ नहीं बताती, जिसके बाद मालती वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन अनन्या और अर्चना सुबह उठकर घर के सारे काम कर लेती हैं। जिसके बाद वो दोनों रसोई में नाश्ता बनाने लगती हैं। तभी मालती उन दोनों के पास जाकर कहती है,
अरे बहू, आज रॉकी का बर्थडे है, इसलिए मैं उसकी पसंद का गाजर का हलवा बनाना चाहती हूँ। जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो। अरे नहीं माँ जी, हमारे होते हुए आप रसोई में काम करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर यहाँ आपकी मदद करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों मेरी मदद करो, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक हेमा, तारा, माया क्यों नहीं आई? उन तीनों का नाम लेते ही अनन्या और अर्चना चुप हो जाती हैं। लेकिन तभी हेमा, तारा और माया रसोई में आ जाती हैं और रसोई में मालती को खाना बनाते हुए देख कहती हैं, अरे माँ जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए उठ नहीं पाई। मुझे तो कल रात से ही बुखार हो रहा है, अभी भी है। मुझे तो कई दिन से सर्दी लगी हुई है, खांसी जुकाम बंद ही नहीं हो रहा है। मैंने सोचा अगर मैं ऐसे सबके आसपास घूमूंगी तो किसी और को ना हो जाए। उन तीनों की बीमारियों के बहाने सुनकर मालती को कुछ अटपटा सा लगता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है और आज मैं इस गड़बड़ का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मालती गाजर का हलवा बनाने के बाद उसे एक कटोरी में डालती है और पूजा की थाली लेकर आती है। अरे बहुओं, देखो आज रॉकी का जन्मदिन है और ये हलवा सबसे पहले मैं मंदिर में जाकर चढ़ाऊंगी, उसके बाद किसी को खाने के लिए ये हलवा मिलेगा। चलो मैं जाती हूँ, तब तक तुम घर के बाकी के काम निपटा लेना। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही तुरंत हेमा, तारा और माया अर्चना और अनन्या से कहती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों माँ जी से आज हमारी चुगलियां कर रही थी? अरे चुगली नहीं, ये दोनों हम तीनों के बारे में बहुत कुछ बोलती होंगी माँ जी से। अरे ये सब छोड़ो, देखो कितना सारा काम पड़ा है और हम तीनों की तो तबीयत ही खराब है। एक काम करो, तुम दोनों हम तीनों के हिस्से का भी काम कर लो। जब से तुम तीनों इस घर में अंदर आई हो तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। रोज रोज तुम बीमारी का बहाना बनाती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम दोनों कब तक तुम तीनों के हिस्से का काम करती रहेंगी? अरे अरे जरा देखो तो सही, इन दोनों की कितनी लंबी जुबान चल रही है। अभी बताती हूँ इन्हें। हेमा और तारा दोनों मिलकर अनन्या और अर्चना को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहां पर मालती आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। बहू रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अर्चना और अनन्या के ऊपर हाथ उठाने से पहले। अरे वो दोनों बेचारी दिन भर तुम्हारे हिस्से का काम करती रहती हैं और तुम तीनों रोजाना मेरी आंखों में धूल झोंकती हो। अरे माँ जी ऐसा नहीं है, हम तो बस इन दोनों को समझा रहे थे, भला हम इन्हें क्यों मारेंगे? अब बस करो बहू, और कितना झूठ बोलोगी। मैंने खुद खिड़की से झांक कर ये नजारा पूरा देखा है। तुम तीनों तो इन दोनों के ऊपर रौब जमाती हो। देखो तुम पांचों मेरे लिए एक समान बराबर हो और तुम पांचों को मिलकर रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम तीनों इन दोनों की मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके वापस भेज दूंगी। मालती की ये बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो तीनों अर्चना और अनन्या से माफी मांगती हैं और उस दिन के बाद से उन दोनों के साथ मिलकर घर के सभी कामों को करवाती हैं। अब मालती अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।